हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप पार्ट 2 का सेकंड लेसन, जिसका नाम है हॉब्स, लॉक एंड द फिलोसफीज एंड द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं चैनल तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी। अब देखिए, इस चैप्टर में मेनली हम हॉब्स और लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये उस समय के यानी 18th सेंचुरी के सबसे बड़े दार्शनिक थे यानी फिलोसोफर थे। तो मेनली हम इन दोनों की क्या विचारधारा थी उस टाइम पे, इन्होंने क्या क्या सोचे थे, इनके क्या क्या आइडियाज थे, उनके बारे में हम जानेंगे। और हम एनलाइटेंड मैन के बारे में जानेंगे, है ना। उस समय पे क्या होता है, ज्ञान का मतलब काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, तो हम एनलाइटेंड मैन के बारे में जानेंगे, कैसे वहां पे आंदोलन वगैरह चल रहे थे। तो इस सब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। तो देखिए, 18th सेंचुरी में एनलाइटेंड मूवमेंट चल रहा था। एनलाइटेनमेंट मतलब होता है प्रबुद्धता या आत्मज्ञान। अब देखिए, जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि प्रिंटिंग प्रेस बन चुकी थी ना, इन्वेंशन उसका हो चुका था, प्रचार प्रसार होने लग गया था, लोग अपने आइडिया लिखकर लोगों में बांटने लगे थे ना, बुक वगैरह छपने लग गई थी, गरीब से गरीब लोग अब पढ़ने लग गए थे। तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो एनलाइटनमेंट है उसका भी काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया था। अब लोगों को आत्मज्ञान होने लगा था, लोगों के पास इतनी ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी उस समय पे, तो इसलिए बड़े बड़े फिलोसफर उस समय पे निकल कर आए थे। लोगों ने अब सोचना स्टार्ट कर दिया था और काफी बड़े बड़े उस समय पे फिलोसफर उभर कर आए, जैसे कि वोल्टायर हो गए, डी एलम बर्ट हो गए, डेट्रॉइट हो गए, मोंटेस्क्यू हो गए, है ना। मोंटेस्क्यू का तो काफी ज्यादा योगदान था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो ये सब फ्रांस के ना बुद्धिजीवी थे, यानी बहुत बड़े बड़े फिलोसफर थे। और आपने तो मोंटेस्क्यू का नाम सुना ही होगा, बचपन में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है ना, उसमें रूसो का नाम सुना होगा, मोंटेस्क्यू हो गया, वोल्टायर हो गया। इन्होंने अपना योगदान भी दिया है काफी ज्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो इन्होंने अपना योगदान कैसे दिया? किताबों के माध्यम से, अपने आइडियाज के माध्यम से, है ना। इन्होंने आइडिया को क्या करा, किताबों में छपवाया, लोगों में बंटवा दिया, है ना। और ये किसकी वजह से मुमकिन हो पाया? प्रिंटिंग प्रेस की मदद से। तो मतलब देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस का काफी ज्यादा योगदान है एनलाइटनमेंट रेवोल्यूशन चलाने में। तो देखिए, ये जो फ्रांस के जितने भी बुद्धिजीवी थे, वोल्टायर हो गए, डेट्रॉइट हो गए, मोंटेस्क्यू हो गए, एलम्बर्ट हो गए, तो ये इंसाइक्लोपीडिया पे काम कर रहे थे। इनका एक टाइप का प्रोजेक्ट है इंसाइक्लोपीडिया। जैसे आज आप सुनते हैं ना इंसाइक्लोपीडिया, उस पे आपको हर प्रकार की नॉलेज मिल जाती है। तो ये उस समय पे इंसाइक्लोपीडिया पे काम कर रहे थे, खुद की इंसाइक्लोपीडिया बना रहे थे, उसमें सारा ज्ञान डाल रहे थे, जो भी इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा था, जितना भी इनको एनलाइटनमेंट हो रहा था, वो सब इस एनसाइक्लोपीडिया में लिख रहे थे। अब देखिए, ऐसा नहीं सिर्फ फ्रांस में एनलाइटनमेंट हुआ था, और भी कई सारे देश थे जहाँ पे हुआ, जैसे जर्मनी हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, यूरोप के और कई सारे देश थे, और अमेरिका वगैरह में भी काफी ज्यादा एनलाइटनमेंट हुआ। और इन देशों के कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स थे, जैसे कि क्रिश्चियन वॉल्फ हो गए, इमैनुअल कैंट हो गए, एडमंड स्मिथ हो गए, डेविड ह्यूम हो गए। तो ये कई सारे उस समय के काफी महान दार्शनिक हुए थे। लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ दो लोगों के बारे में पढ़ना है, एक है हॉब्स और एक है लॉक। तो आपको इन दोनों की इमेज दिखी होगी, एक है जॉन लॉक और एक है थॉमस हॉब्स। तो इन दोनों का आपको पढ़ना है ना इस चैप्टर में, क्योंकि ये उस समय के यानी उस एरा के सबसे ज्यादा बड़े फिलोसोफर थे। तो इन दोनों के विचारों को जानने से पहले आप समझिए कि एनलाइटनमेंट एंड द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी क्या है। अब देखिए, उस समय पर 18th सेंचुरी तक मॉडर्निटी आ चुकी थी थोड़ी थोड़ी। तो ये मॉडर्निटी किसकी वजह से आई थी? एनलाइटनमेंट की वजह से, यानी आत्मज्ञान की वजह से। उस समय पे जो बड़े बड़े फिलोसोफर थे उनको आत्मज्ञान हो रहा था, है ना। और जो सोच रहे थे, जो विचार कर रहे थे, वो लॉजिकल थिंकिंग कर रहे थे, है ना, तर्क संगत कर रहे थे। अब देखिए, एनलाइटनमेंट की वजह से जो उस समय पे जो ह्यूमन थे वो लॉजिकल थिंकिंग कर रहे थे। और उन्होंने क्या करा था कि जो पुराने जो उनके धार्मिक जो अधिकार थे ना, उनको कम कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे, है ना, क्योंकि पुरानी मान्यताएं थी, उनके पीछे का कोई लॉजिक था नहीं, तो उसको कम किए जा रहे थे। और मेनली वो किस पे फोकस कर रहे थे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी ह्यूमन की जो फ्रीडम है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वैज्ञानिक जांचें हो गई, है ना, जितने अभी आपने पढ़ा ना, साइंटिफिक रेवोल्यूशन चला था, इतनी सारी खोजें वगैरह हुई थी, तो जो वैज्ञानिक जांचें हैं उस पर ज्यादा जोर देने लगे थे लोग। और जो सामाजिक प्रगति है उसको बढ़ावा देना चाह रहे थे। तो एनलाइटनमेंट ने जो आइडिया था ना मॉडर्निटी को, उसको जन्म दिया, है ना। इसी की वजह से जो मॉडर्निटी आज के समय पे आ पाई है ना। तो एनलाइटनमेंट ने क्या करा, पुरानी जितनी भी मान्यताएं थी उसको दूर करा, और व्यक्तिगत जो फ्रीडम है उस पर ध्यान दिया, और जो वैज्ञानिक जांच है उस पर ध्यान दिया, और समाज को प्रेरित करने में, आगे बढ़ाने में
समाज की कैसी ग्रोथ हो सके उस पर ध्यान दिया। अब जैसे कि आपको पता है उस समय पर हायरार्किकल पावर स्ट्रक्चर था, यानी सबसे ऊपर कौन राजा होता था, फिर जो चर्च है फिर वो आता था, सारी पावर चर्च के पास हुआ करती थी, फिर जो चर्च है वो लोगों पे जुल्म ढाता था, है ना। तो एक टाइप से जो हायरार्किकल जो पावर स्ट्रक्चर था ना उसको फिर चैलेंज किया गया, क्योंकि उस समय पे मॉडर्निटी आ चुकी थी, लोगों का एनलाइटनमेंट हो चुका था। लोगों ने इस स्ट्रक्चर को चैलेंज करा और मतलब जो चर्च वगैरह है उससे जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। तो उस समय पे सेक्युलर और रेशनलिस्ट जो विचारधारा है उस पे जोर दिया गया, यानी कि सेक्युलरिज्म मतलब जब जो राजा है जो भी वो फैसला लेगा प्रजा की भला में, तो उसमें चर्च का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब चर्च अपना खुद का काम करेगा और जो राजा है वो अपना खुद का काम करेगा, दोनों अलग अलग काम करेंगे, है ना। सेक्युलरिज्म पे जोर दिया गया। और रैशनलिस्ट मतलब जो तर्क संगत है, यानी जो लोग है जो भी राजा फैसला लेगा वो तर्क संगत या लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं कुछ भी फैसले ले रहा है वो, है ना, लॉजिकल होने चाहिए और सेक्युलर होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे बारिश नहीं हो रही है, लोगों का सर कटवा देते हैं, बलि दे देते हैं लोगों की, ताकि जो भगवान है वो खुश हो जाए और बारिश करवा दे, तो ये बिल्कुल भी इलॉजिकल है, इसके पीछे का कोई भी मतलब तर्क नहीं है। तो जब से क्या लगा लोगों को, जब एनलाइटनमेंट हुआ तो लोगों ने कहा कि अब से जो भी फैसला लिया जाएगा वो तर्क संगत होना चाहिए, कोई भी इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक विचारधारा थी जिसने मॉडर्निटी को लाने में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया, वो थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो देखिए उस समय पे तीन बड़े फिलोसोफर थे, एक तो थे थॉमस हॉब्स और थे जॉन लॉक और थे रूसो, है ना। रूसो का नाम आपने सुना ही होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो ये जो तीन बड़े फिलोसोफर थे इन्होंने अपना एक थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो देखिए इस थ्योरी के अनुसार जितना भी हमारा समाज है, जितने भी सोसाइटी है, वो अपने जो जितने भी लोग है वो अपनी सहमति देंगे किसको, शासक को, यानी जो भी राजा है या फिर जो भी सरकार है उसको सहमति देगी किस चीज की, कि वो जो सरकार या फिर जो राजा है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी थ्योरी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा गया, यानी सामाजिक अनुदान सिद्धांत, यानी जिसमें जो पूरा सोशल है यानी जो पूरा समाज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है कि हम आपको अपने राइट्स को सेव करने की सहमति देते हैं, यानी आप जो भी लॉ बनाएंगे जो भी कानून बनाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसका निर्वाह करेंगे। तो देखिए एक जो राष्ट्र होता है, जो नेशन होता है, वो कैसे चलता है, एक रूलर होता है और एक समाज होता है। समाज एक राजा को या फिर जो सरकार है उसको अपनी मतलब अधिकारों की सुरक्षा के लिए सहमति देती है कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी रूल और रेगुलेशन बनाएंगे हम उसको निर्वाह करेंगे, और ऐसी जो राज्य वो चलता है ना। तो जो लॉक है, हॉब्स है और रूसो है वो इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताते हैं कि जो पूरा समाज है उसको एक साथ मिलकर सहमति देनी पड़ेगी जो भी राजा या सरकार है, ताकि उसके जो राइट्स है, जो भी लोगों के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि पुराने समय में क्या होता था कि जो राजा होता था उसको भगवान का अवतार माना जाता था। लोग ऐसे समझते थे कि इसको भगवान ने भेजा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए और हमारे ऊपर मतलब हमको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अब लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, अब पीछे उसके तर्क ढूंढते थे, तो अब लोगों ने इस चीज को नकार दिया ना, चैलेंज करने लग गए थे डिवाइन मोनार्की को। मतलब उन्होंने राजा को नकार दिया, राजा को कहा कि तुम्हें किसी भगवान वगैरह ने नहीं भेजा, तुम एक नॉर्मल आदमी हो, है ना। और इसने ना एक मॉडर्न डेमोक्रेसी को जन्म दिया, है ना। उस समय पे क्या होता था कि जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें रूसो ने लॉक ने बताया था कि समाज को इकट्ठा होकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने होंगे, यानी उनको अपने में से एक शासक को चुनना पड़ेगा जो उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा, है ना। जो राजा है, जो मतलब लोग पहले समझते थे कि जिसको भगवान ने भेजा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी है, उसको भगवान वगैरह किसी ने भी नहीं भेजा है। तो ये सभी फिलोसोफर अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से जो देवीय राजतंत्र है यानी जो डिवाइन मोनार्की है उसको चैलेंज करते हैं, और ये एक तरीके से मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए ग्राउंड वर्क को तैयार करता है। यानी यहीं से जो आज के समय पे हमारी डेमोक्रेसी है वो उत्पन्न हुई थी। ये उस समय की बात हो रही है जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाई गई थी, इसी के माध्यम से आज के समय में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो इन सभी फिलोसोफर ने अपनी थ्योरी के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया है और जो पारंपरिक संस्थान है यानी जो चर्चेज है उनको चुनौती दी है, उनकी जो धार्मिक मान्यता है उनको भी चुनौती दी है, और साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, विचारों की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म पर जोर दिया है। यानी ये फिलोसोफर अपनी थ्योरी के माध्यम से ये भी बताते हैं कि जो लोग हैं जो अपना शासक चुनेंगे तो वो भी जो भी रूल और रेगुलेशन बनाएंगे तो उसमें कोई भी जो चर्चेज वगैरह उनका हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना। वो सब लोगों की भलाई के लिए ही रूल और रेगुलेशन बनाएंगे ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हम जानेंगे थॉमस हॉब्स के क्या क्या विचार थे। तो देखिए हॉब्स ने ना अपनी एक पॉलिटिकल थ्योरी दी थी। तो उस समय क्या हो रहा था कि इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, यानी इंग्लैंड वगैरह में सिविल वॉर चल रहा था। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि अगर हमें सोशल ऑर्डर यानी एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है और अराजकता को कम करना है
तो हमें एब्सोल्यूट मोनार्की यानी पूर्ण राजशाही को अपनाना होगा। तो थॉमस हॉब कहते हैं कि अगर लोगों को अगर अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है तो हमें अपना कुछ मतलब जो नेचुरल राइट्स है वो राजा को देने पड़ेंगे, है ना, एक मोनार्की को सौंपने पड़ेंगे। अगर मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है। अब क्या है, सबके पास फ्रीडम है ना। अब जो चाहे कहीं पे भी रोड पे थूक देता है ना, कोई भी मतलब गाड़ी को कहीं पे भी भगा लेता है ना, सड़क पर लेट जाता है ना, कुछ भी करने की उसमें स्वतंत्रता होती है। वहीं अगर आज हमारे देश में मोनार्की होती तो क्या कोई सड़क पर थूक पाता? क्योंकि इतने कड़े नियम होते कि वो मतलब कर कुछ भी नहीं कर पाते लोग, है ना, सड़क पे आंदोलन नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाते, या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तो जो थॉमस हॉप है ये यही कहते हैं कि अगर हमें अराजकता को कम करना है ना, सोशल ऑर्डर को बनाए रखना है, तो हमें कुछ नेचुरल राइट, जो लोगों के जो राइट्स है उनको किसको, राजा को सौंपना पड़ेगा, है ना, मोनार्की को सौंपना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, अराजकता कम हो सके और सोशल ऑर्डर मेंटेन रह सके। तो देखिए आपने डेमोक्रेसी के बारे में तो पढ़ा ही है, क्योंकि उसके जो फायदे हैं ना तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो यहाँ पे थॉमस हॉब उन्हीं नुकसानों के बारे में बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, एक टाइप से ना इसके नुकसान काफी ज्यादा है, क्योंकि इससे अराजकता फैलती है, भ्रष्टाचार फैलता है और लोगों को नियंत्रण करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने संपूर्ण जो राजशाही है उसकी वकालत की है, ताकि जो राज्य है उसमें एक संपूर्ण मतलब एक राजा का शासन चले, जो रूल और रेगुलेशन बनाए वो सब पर लागू हो। और वो कहते हैं कि जब संपूर्ण पावर किसी एक व्यक्ति के पास में होगी तभी जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सकता है। और इसके कारण क्या हुआ कि जो सिविल वॉर उस टाइम पे जो चल रहा था ना, तो सिविल वॉर आगे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी, तो वो डिसीजन लेने में उस पे किसी की पाबंदी नहीं होगी। जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आज हमारी सरकार को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो अपोजिशन से पूछना पड़ता है, जनता से पूछना पड़ता है, और अगर वो लागू भी कर देते हैं तो फिर जो लोग हैं वो आंदोलन वगैरह करने लग जाते हैं। तो थॉमस अब यही कहते हैं कि अगर किस संपूर्ण जो पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो उसे डिसीजन लेने में भी आसानी होगी, और इससे वो क्या कर सकता है कि जो सोशल ऑर्डर है उसको आसानी से मेंटेन कर सकता है। और अगर आपको दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, सऊदी अरब का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों में क्या है, मोनार्की चल रही है ना, तो यहाँ पे मतलब जो राजा है जो आसानी से फैसले ले सकता है। अब अगर अबू धाबी की बात करें तो वहां पे मतलब जीरो क्राइम रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो नियम है वो इतने सख्त है। अगर आपने हल्की सी गाड़ी भी ठोकी तो उस पे आपको इतना भारी फाइन होता है कि आप उसको भर नहीं पाएंगे, है ना। तो वहां पे इसलिए जीरो क्राइम होता है ना। वहीं पे अगर आप चाइना की बात कर लीजिए, वहां पे जो सरकार निर्णय लेती है उसको निर्णय लेने में किसी से पूछना नहीं पड़ता, 2 सेकंड में कोई भी फैसला ले लेती है, और जो जनता है वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती है ना। और अगर जो फैसला होता है सही होता है तो भला हो जाता है, गलत होता है तो उसको बदल के नया फैसला ले लिया जाता है। तो देखा जाए तो मोनार्की के भी कुछ फायदे होते हैं। और साथ ही साथ जो थॉमस हॉप है वो सेकुलरिज्म पे भी जोर देते हैं। उनका ये मानना है कि जो चर्च होता है उसका बिल्कुल भी गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी राजा निर्णय लेता है लोगों के भले में, उसमें चर्च को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब देखिए उस समय पे क्या होता कि जो चर्च है ना वो अपनी इंटरफेरेंस करता था, क्योंकि वो अपने आप को एक देवीय मतलब वो बताता था कि हम देवीय लोग हैं, है ना, हमें राज तो भगवान ने भेजा है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए। चर्च अपने आप को ऐसे दिखाता था। तो जो भी वो निर्णय लेता था वो उसको देवीय निर्णय माना जाता था, कि मतलब भगवान का निर्णय है ये। ऐसे ऐसे करके वो चर्च वगैरह अपना इंटरफेयर करता रहता था। तो जो हॉब्स थे वो इसकी आलोचना करते थे, और जो कहते थे कि जो सारा कंट्रोल है वो राजा के पास होना चाहिए, राजा को ही सारे फैसले लेने चाहिए, है ना। चर्च इसमें बीच में अपनी टांग नहीं अड़ा सकता, राजा ही सारे फैसले लेगा कि किसको कितनी सजा मिलेगी, यहाँ तक कि किसी को फांसी की भी सजा देनी है तो वो राजा ही तय करेगा, ना कि चर्च। क्योंकि उस समय पे क्या होता था कि कोई अगर चर्च के खिलाफ बोल देता था, कोई उसके धर्म के खिलाफ बोल देता था, तो चर्च उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड दे देता था, है ना, फांसी की सजा दे देता था। तो हॉब्स यहीं पे ये कहते हैं कि जो भी सजा है वो राजा ही देगा, यहाँ पे चर्च वगैरह कोई भी सजा नहीं दे सकता। और देखिए आपको ये भी समझने की जरूरत है, जो सेक्युलरिज्म है ना ये भी दो तरीके का होता है। हमारे जो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो अलग है, और जो उस समय पे वहां पे चलता था वो अलग है ना। वहां पे सेक्युलरिज्म का मतलब ये था कि जो राजा है जो भी फैसले लेगा वो किसी भी धर्म से प्रेरित होकर नहीं लेगा, है ना। मतलब जो चर्च वगैरह है वो उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राजा बिल्कुल अपना मतलब निर्णय खुद लेगा, है ना, बिल्कुल चर्च वगैरह के लोगों से नहीं पूछेगा। और हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म है वो अलग है। यहाँ पे तो बस ये मतलब है कि मतलब जो सरकार है ना वो किसी एक ज्यादा धर्म को तवज्जो नहीं दे सकती, बिल्कुल जो धर्म का जो मैटर है उसमें इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन किसी एक धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकती। हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है और वहाँ का अलग था। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। अब हम देखेंगे जो थॉमस हॉब है उनकी जो फिलोसफी है उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो उनका जो पहला पॉइंट था वो था नेचर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
यानी देखिए हॉब्स बताते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं होगा, तो ऐसे जो आदमी है यानी जो लोग हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे, है ना। उनकी लाइफ शॉर्ट होगी और टफ होगी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हॉब्स है वो ये कहते हैं कि लोगों को अपनी सहमति से अपनी जो फ्रीडम है उनको गवर्नमेंट को सौंपना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट और रूल और रेगुलेशन को सौंपना पड़ेगा और रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रह पाएंगे और लंबे समय तक जी पाएंगे। आप खुद ही सोचिए कि अगर आज इंडिया में अगर गवर्नमेंट ना हो तो आप खुद को सेफ फील कर पाएंगे? आपको कोई भी आके मार सकता है कभी भी, कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं होगा, है ना। तो ऐसे में जो लोग हैं वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे और हमेशा लोग डरे डरे साए में जिएंगे, है ना। यहाँ पे हॉब्स यही कहते हैं कि हमें अपनी जो स्वतंत्रता है वो गवर्नमेंट को सौंपनी पड़ेगी, ताकि जो गवर्नमेंट है वो हमारी रक्षा कर सके और हमारे अधिकारों का भी सुरक्षा कर सके। अगला पॉइंट है जस्टिफिकेशन ऑफ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हॉब्स है वो एब्सोल्यूट मोनार्की की सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पूरी राजशाही होनी चाहिए ताकि जो सोशल ऑर्डर है उसको बनाया जा सके, है ना, और जो अराजकता फैली हुई है उसको कम किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो सिविल वॉर है उसके चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं और जो लोग है ना उनके अधिकारों का भी प्रोटेक्शन अच्छे से हो पाएगा। अगला पॉइंट है इंडिविजुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन, यानी व्यक्तिगत अधिकार और दायित्व। अब देखिए थॉमस हॉब के विचारों ने एक ना चर्चा को छेड़ दिया था। वो चर्चा क्या थी कि लोगों को कितना पालन करना चाहिए, मतलब सरकार के रूल और रेगुलेशन का, और लोगों के पास कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे आपको राइट ऑफ स्पीच है ना, आप मतलब कुछ भी कह सकते हैं, किसी के भी खिलाफ कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी कौन डिसाइड करेगा कि आपको कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है ना। तो इसी बहस को ना उनके विचारों ने छेड़ दिया था कि जो लोग है वो सरकार के कितने रूल और रेगुलेशन का पालन करें और उनके पास कितनी स्वतंत्रता है। अगला पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थॉट्स, राजनीतिक विचार पर प्रभाव। अब जैसे थॉमस हॉब ने बताया कि जो राजनीति होनी चाहिए वो संपूर्ण राजतंत्र होना चाहिए, है ना। वैसे उस समय पे कई सारे फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया था कि सरकार कैसी चलानी चाहिए, है ना, या फिर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। तो उस समय पे जो इतनी सारी फिलोसफी आ रही थी ना, तो इन्होंने जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है इसको जन्म दिया था। तो देखिए जो हॉब्स ने अपनी जो पॉलिटिकल थ्योरी दी थी ना, राजनीतिक विचार दिए थे, तो उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से राजनीतिक विचार को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। और इन्होंने बताया था कि उस समय पे जो सरकार है उसको कैसे काम करना चाहिए, सारी पावर राजा के पास होनी चाहिए। तो इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध और जो गवर्नमेंट है उसके रोल के बारे में समझाया। अगला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉब्स का मानना था कि स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि अराजकता को रोका जा सके। उस टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था, तो उसको रोकने के लिए वो कहते हैं कि संपूर्ण मोनार्की होनी चाहिए, है ना, राजतंत्र होना चाहिए। तो इसलिए हॉब्स जो एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी की वकालत करते हैं, वो कहते हैं सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि एक सेंट्रलाइज स्टेट बनाया जा सके। सारी पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी और सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कैसे रूल और रेगुलेशन बनाने हैं। अब हमने देख लिया कि थॉमस हॉब्स के क्या क्या विचार थे। अब हम देखेंगे जॉन लॉक का क्या कहना था। अब देखिए जॉन लॉक का ये मानना था कि जो इंसान है यानी जो ह्यूमन है उसके पास कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे कि लाइफ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया और लिबर्टी हो गया। तो जो ये नेचुरल राइट्स होते हैं ना, इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब सरकार इन पे कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकती है, कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं बना सकती है ना। जो ह्यूमन है उसको ये तीन नेचुरल राइट्स, मतलब जब वो पैदा हो जाता है जब ही मिल जाते हैं। कौन सा है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और प्रॉपर्टी में हिस्से का अधिकार। तो जॉन लॉक का ये मानना था कि जो सरकार है ना वो लोगों को इस इन अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जो लोग होते हैं उनके पास ये नेचुरल राइट्स का अधिकार होता है और सरकार को इन राइट्स की रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए आपको इनकी इमेज दिख रही होगी, इनका नाम है थॉमस जेफरसन। तो ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो ये ना काफी ज्यादा प्रभावित थे लॉक्स के आइडिया से। जो जॉन लॉक्स थे उनके जो विचार थे उनसे प्रभावित थे और ये उनके आइडियाज को सपोर्ट भी करते थे। तो जेफरसन ने क्या करा कि एक ड्राफ्ट तैयार करा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय पे क्या था कि जो वहाँ की जो सरकार थी वो लोगों पे अत्याचार करती थी और उनको कोई भी राइट्स नहीं देती थी। तो इन्होंने क्या करा था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का एक ड्राफ्ट तैयार करा था और इन्होंने मतलब रेवोल्यूशन भी करे थे उस टाइम पे काफी सारे। और जो वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ में आंदोलन भी किए थे। और इनके अनुसार लोगों को अधिकार होना चाहिए राइट टू लाइफ का, लिबर्टी का और हैप्पीनेस का। अब हम देखेंगे कि जो लॉक थे उनकी फिलोसफी के क्या क्या की पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है कि लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की सीमाएं। तो लॉक ने कहा था कि सरकार को ना
सीमाएं तय करनी चाहिए अपनी, क्योंकि देखिए अगर किसी के पास संपूर्ण पावर आ जाती है ना तो वो करप्ट हो जाता है ना। ऐसे ही अगर सारी पावर गवर्नमेंट के पास आ जाए तो जो गवर्नमेंट है वो लोगों के खिलाफ भी जा सकती है ना। तो ऐसे में जो लोग है वो कहते हैं कि सारी पावर सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, जो पावर है वो बटी हुई होनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे भारत में क्या है कि फेडरलिज्म है, थोड़ी पावर केंद्र के पास है, थोड़ी पावर राज्य के पास है। वैसे ही जो लोग है वो कहते हैं कि सारी पावर ना राज्य के पास, वो सेंटर के पास नहीं होनी चाहिए। अगर सारी पावर सरकार के पास होगी तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे और लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। तो जॉन लॉक का मानना था कि जो सरकार है वो अगर अत्यंत अधिक अधिक शक्तिशाली हो जाएगी तो वो लोगों का दमन करने लग जाएगी। तो इसी से बचने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जो सरकार की शक्तियां हैं उनको विभिन्न समूहों में बांट देना चाहिए। अगला पॉइंट है नेचुरल राइट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जॉन लॉक थे उन्होंने नेचुरल राइट्स के बारे में बताया था कि यानी जो भी पर्सन है ना वो जन्म से ही क्या एक तीन बेसिक राइट लेके पैदा होता है। पहला होता है राइट टू लाइफ, दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम और तीसरा होता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो तीन राइट होते हैं जो नेचुरल राइट कहलाए जाते हैं ये हर ह्यूमन को दिए जाते हैं। तो लोग यहाँ पे यही कहते हैं कि जितने भी लोग हैं ना उनको सरकार के साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो इन तीनों राइट्स को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो गवर्नमेंट है वो लोगों के इन बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करेगी। तो जॉन लॉक के इन्हीं विचारों से ये विश्वास पैदा होता है कि जो सरकार है वो जब भी ठीक है जब जो जितने भी लोग हैं वो सरकार से सहमत होते हैं। अगला पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट, लोकतांत्रिक पहलुओं पर प्रभाव। तो देखिए उस समय पर जॉन लॉक के जो विचार थे ना उन्होंने लोकतंत्र के बारे में उस समय पर सबकी राय बदल दी थी। जॉन लॉक का मानना था कि सरकार के अंदर यानी लोकतंत्र सरकार के अंदर जो आम जनता उसका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और साथ ही साथ लोगों के पास ये पूरा राइट होना चाहिए कि अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है, कोई भी अनफेयर रूल और रेगुलेशन बनाया जा रहा है तो जो जनता है उसके खिलाफ विद्रोह कर सकती है। तो जॉन लॉक के इन्हीं विचारों ने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों को काफी ज्यादा प्रेरित करा था। तो इनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था। इनके आइडियाज ने एक तरीके से लोगों में जोश जगा दिया था और लोगों को बिल्कुल मोटिवेट कर दिया था कि जो हो रहा है तुम्हारे साथ वो गलत हो रहा है और तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगला पॉइंट है टॉलरेंस एंड रिलीजियस फ्रीडम, यानी सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखिए जॉन लॉक का मानना था कि जो भी व्यक्ति है ना उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको पूरा राइट होना चाहिए अपने फ्रीडम को एंजॉय करने का। वो कोई भी अपना धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म के अनुसार जी सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सरकार होती है उसको धर्म से दूर रहना चाहिए। जो भी वो फैसले लेती है, रूल या रेगुलेशन बनाती है, तो उसको धर्म से प्रेरित नहीं होना चाहिए, है ना। यानी जो भी चर्च वगैरह उस समय पे है तो उनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रूल और रेगुलेशन में। तो जॉन लोग कहते हैं कि लोगों को पूरा अधिकार है, वो जो चाहे अपना मतलब रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार है वो कोई भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकती। तो जॉन लोग रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं और साथ ही साथ सेकुलरिज्म की भी बात करते हैं। तो जॉन लोग के विचारों ने जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बारे में भी जो सबकी राय थी उसको बदल दिया था और साथ ही साथ ऐसे देशों का नेतृत्व किया जहां पर जो सरकार है वो धर्म के अनुसार नहीं चलाई जाती। अगला है इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी राइट एंड इकोनॉमिक्स। तो जॉन लॉक का मानना था कि हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अधिकार होता है, यानी संपत्ति का अधिकार होता है। उसके पास पूरा अधिकार है अपने सामान को अपने पास ही रखने का, किसी और को ना देने का। और व्यक्तियों के पास पूरा अधिकार होता है कि वो काम करके अपनी प्रॉपर्टी को कमा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखिए उस समय पर जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंग्लैंड में ना सिविल वॉर चल रहा था, है ना। तो वहां पे गौरवशाली क्रांति चल रही थी और साथ ही साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था। और ये जो इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन चल रहा था ना, इसी से प्रेरित होकर जो थॉमस हॉब थे उन्होंने जो एब्सोल्यूट मोनार्की यानी जो पूर्ण राजतंत्र है उसका समर्थन दिया था। अब देखिए उस समय पे कई सारे रेवोल्यूशन चल रहे थे, क्रांतियां चल रही थी, तो वहां पे जो राजशाही थी ना, जो मोनार्की चली आ रही थी, उसको चुनौती मिली और साथ ही साथ चर्चेस को भी चुनौती मिली थी। उस समय पे एनलाइटनमेंट हो चुका था लोगों के पास नए नए आइडिया आ चुके थे और रेनेसेंस भी फैल चुका था और जो प्रोटेस्टेंट विचारधारा थी वो भी फैल चुकी थी। तो लोग विरोध कर रहे थे, जो कैथोलिक चर्चेस था उसका भी विरोध कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैथोलिक चर्च होता है उसकी पावर कम हो जाती है और साथ ही साथ जो वहाँ का जो राजशाही तंत्र चल रहा था उसको भी चुनौती मिलती है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो राजा होता था उसको भगवान का अवतार माना जाता था, लेकिन उस समय पे क्या हुआ था, एनलाइटनमेंट हो चुका था। अब लोगों को पता था कि जो राजा है वो सिर्फ एक आम आदमी है, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत वूत नहीं है। और उस समय पे आपको पता है ये प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, लोगों के पास आइडिया आसानी से शेयर हो सकते थे, तो फिलोसोफर ने अपनी कई सारी किताबें भी छाप दी थी
तो जैसे कि आपको पता ही है, हॉब्स वगैरह, लॉक वगैरह, इन्होंने नेचुरल लॉज के बारे में भी बात करी थी। लोगों को बताया था कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और उन्होंने जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी उसको भी चैलेंज किया। उस समय पे क्या होता था कि बहुत पुरानी पुरानी मान्यताएं थी, उनको भी उन्होंने नकारा। और जो पुराने रूल और रेगुलेशन चले आ रहे थे, जिसमें जो चर्च था उसका भी हस्तक्षेप था ना, जो चर्च था उसने अपने हिसाब से कानून वगैरह बना रखे थे, तो उन कानूनों को भी उन्होंने अपोज किया था। और जो वहाँ के लोग थे वो खुद की सरकार चाहते थे, और वो चाहते थे कि हम जो आम जनता है उनमें से उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे आज के समय पे क्या है, इंग्लैंड में जो राजा भी है, आपने प्रिंस चार्ल्स का नाम सुना होगा ना, एक तो मतलब उसको एक प्रेसिडेंट की तरह बना रखा है, लेकिन सारी पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो वहां पे लोगों ने ऐसे ही करा था, उस समय पे लोगों ने कहा था कि हमें खुद की सरकार चाहिए, खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, मतलब आम जनता में से चुना जाना चाहिए, सरकार का एक जो प्रधानमंत्री है वो चुना जाना चाहिए। और वो उन्होंने कहा था कि राजा से मतलब मंजूरी चाहिए थी। राजा उस समय पे मान नहीं रहे थे, तो काफी सारे उस समय पे रेवोल्यूशन भी चलाए गए थे। अब देखेंगे कि जो रेवोल्यूशन चलाया जा रहा था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन चलाया गया था। अब इसको ग्लोरियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के बाद से ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्थापित हुई। अब वो कैसी हुई वो समझिए। तो 1688 को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंग्लैंड के इतिहास में, जिसने उसके बाद से जो यूरोपियन पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो अब आप इमेज देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, इनका नाम है जेम्स सेकंड। तो ये इंग्लैंड के मतलब एक कैथोलिक किंग थे, तो ये कैथोलिक धर्म से जुड़े हुए थे, और जो कैथोलिक चर्च था ना उनका प्रभाव था इनके ऊपर। अब देखिए जो जनता होती है वो रेवोल्यूशन करती है क्योंकि उनमें प्रोटेस्टेंट जो आइडियोलॉजी वो फैल जाती है, तो लोग ना राजा का विरोध करती है। ऐसे में ना एक राजा होता है, वो प्रोटेस्टेंट राजा होता है, इनका नाम होता है विलियम ऑफ ऑरेंज। आपको इनकी इमेज दिख रही होगी। तो ये क्या करते हैं, ये हमला कर देते हैं जेम्स सेकंड के ऊपर, है ना। हमला करने से क्या होता है कि ये इनको बिल्कुल हरा ही देते होते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब जेम्स को पता लगता है कि अब हम जीत नहीं सकते, तो ऐसे में ये अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है विलियम्स ऑफ ऑरेंज के साथ। इनकी बेटी का नाम होता है मैरी। तो ये मैरी की शादी ऑरेंज के साथ कर देते हैं। फिर जो ये ऑरेंज होता है ये उसका मतलब थ्रोन का मालिक हो जाता है, यानी वहां पे अब ये नया राजा बन जाता है जो प्रोटेस्टेंट राजा होता है। फिर ऐसे में क्या होता है कि ये दोबारा से पावर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते हैं, और जो मोनार्की है और जो पार्लियामेंट है उन दोनों को स्थापित करते हैं। और जब भी से आज तक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो चली आ रही है, यानी राजा भी है और प्रधानमंत्री भी है, मतलब लोग वोट भी डालते हैं, प्रधानमंत्री भी चुनते हैं, और साथ ही साथ उसी समय पर वहां पे एक राजा भी होता है। जैसे आज के टाइम पे आप ले लीजिए, जो प्रिंस चार्ल्स है वो ब्रिटेन के राजा है, लेकिन जो ऋषि सुनक है वो वहां के प्रधानमंत्री है ना, जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऐसी जो ब्रिटेन है, यानी 1688 से लेके अब तक वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चली आ रही है। तो इसलिए उस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसके उस रेवोल्यूशन के बाद से ही वहां पे पार्लियामेंट्री और मोनार्की दोनों स्थापित हो गई। अब जो अगली क्रांति हो रही थी वो फ्रांस में हो रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने तो सुना ही होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। वहां पे क्या हो रहा था कि काफी ज्यादा असामाजिकता फैली हुई थी, है ना। वहां पे सामाजिक और आर्थिक असमानता थी। वहां पे नोबल लोग हुआ करते थे, रेस्टोरेट हुआ करते थे जो गरीबों पे अत्याचार करते थे। वहां का जो राजा होता था वो लोगों की नहीं सुनता था, वो भोग विलास में लगा रहता था, है ना, उसका नाम लुइस था। तो लोग क्या करते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, इतनी गरीबी फैल चुकी थी, लोग भूखमरी से मर रहे थे। वहां पे जो ब्रेड थे उसके दाम भी आसमान छू रहे थे। तो लोग राजा से गुस्सा होकर क्या कर देते हैं, रेवोल्यूशन कर देते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, वहां पे की जो जेल होती है, बास्तिल जेल होती है, उसको तोड़ देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, और वहां से फिर अपनी वो रेवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए आपने तो रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा ही होगा, वहां पे क्लासेस थी ना, 3 स्टेट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट पे तो राजा आता था, सेकंड पे नोबल लोग आते थे और चर्च के लोग आते थे जिनके पास काफी ज्यादा प्रिविलेजेस थे। थर्ड पर गरीब लोग आते थे, किसान हो गए, डॉक्टर हो गए, फार्मर्स हो गए, है ना, टीचर्स वगैरह हो गए। तो ये सब थर्ड कैटेगरी में आते थे, और इनसे टैक्स वगैरह लिया जाता था और इन्हीं पे अत्याचार किया जाता था। और यहाँ तक कि जो नोबल लोग हुआ करते थे और चर्च के लोग हुआ करते थे, चाहे वो प्रीस्ट हो गया, बिशप हो गया, इनसे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ थर्ड क्लास से लिया जाता था और उन्हीं पर अत्याचार किया जाता था। इसलिए वो लोग रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान था वो रूसों का था। रूसों ने क्या करा था कि जो राजा की डिवाइन अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया था। मतलब उस समय पे माना जाता था कि जो राजा है वो उसके पास दैवीय ताकत है, उसको भगवान ने भेजा यहाँ पे शासन करने के लिए। तो जो रूसो थे वो उनको चैलेंज करते हैं राजा को,
और जो रूसो है उस टाइम पे अपनी किताब छपवाते हैं और लोगों को अपने आइडियाज के बारे में बताते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है और हमें राजा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। तो रूसो के इन्हीं आइडियाज की वजह से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जेल में आग लगा देते हैं। वहाँ के जो जो गरीब लोग हुआ करते हैं जिनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था उनको आजाद कराया जाता है। फिर ये सब जेल वेल तोड़कर राजा के किले में पहुंच जाते हैं, राजा को हराते हैं और उसको मार डालते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो फिलोसोफर है उन्होंने अपने आइडिया के माध्यम से कितने बड़े बड़े रेवोल्यूशन को जन्म दिया। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मुझे पूरा समझ आ चुका है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बिल्कुल करें, खुलकर करें। आपको जो लिखना है वो लिखिए, क्योंकि मुझे पढ़कर भी कॉन्फिडेंस आता है और मैं फिर जल्दी जल्दी वीडियो लाता रहूंगा, है ना। तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने टेलीग्राम चैनल पे डालिए, आपको जहाँ डालना है वहाँ डालिए, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।